मैं उस रात सोया नहीं था क्योंकि कोई मेरे घर के बाहर मेरा नाम ले रहा था। माधव, माधव, माधव। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन गांव में उस आवाज वाली औरत 3 दिन पहले दफनाई जा चुकी थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, फिर आवाज आई, अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारी बेटी की बारी होगी। माधव, माधव, माधव। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की से झांका। पीपल के नीचे एक परछाई खड़ी थी और तभी मुझे समझ आ गया, ये कहानी अब सिर्फ डर की नहीं, इंसाफ की है। ठंड अपनी हद पार कर चुकी थी। माघ महीने की वो रात ऐसी थी जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य कफन में लिपट गया हो। गांव नारायणपुर के बाहर पुराने काला पीपल के नीचे बना टूटा फूटा चबूतरा धुंध में आधा गायब लग रहा था। वहीं बैठे थे माधव और जगन। दोनों की उम्र 50 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी खेतों की चिंता और परिवार का डर साफ दिखता था। जगन ने कांपते हाथों से बीड़ी सुलगाई और बोला, माधव, ऐसी ठंड तो मैंने 30 साल में नहीं देखी। लगता है जैसे हवा भी आज कुछ कहना चाहती है। माधव ने पीपल की जड़ों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, याद है बचपन में यहीं आग जला के मक्का भूना करते थे। तेरी माँ चिल्लाती थी, रात को बाहर मत बैठा करो, पीपल के नीचे कुछ रहता है। जगन हल्की हंसी हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। तब डर कहानी का होता था, आज डर जिंदगी का है। माधव चुप हो गया। जगन ने उसे गौर से देखा। आज बहुत बुझा बुझा लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? माधव की आवाज भारी हो गई। पिछले साल जंगली सांड ने जो फसल रौंदी थी ना, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। आज भी वही सपना आता है। इस बार अगर फसल गई तो मेरी बेटी नीरा की शादी टूट जाएगी। जगन ने उसका कंधा दबाया। तेरी बेटी मेरी भी बेटी है माधव। जब तक हम जिंदा हैं, खेत को कुछ नहीं होगा। तभी झाड़ियों में कदमों की आवाज आई। दोनों एक साथ चुप हो गए। जगन फुसफुसाया, सुना तूने? माधव की आंखें अंधेरे में गड़ गईं। ये जानवर के चाल नहीं लगती। आवाज फिर आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। माधव बोला, चल देख लेते हैं। दोनों दबे पांव आगे बढ़े। तभी रुक, उधर देख। घास के बीच एक परछाई चल रही थी, हाथ में टिमटिमाती लालटेन। जगन की सांस अटक गई। अरे, ये तो किशोर है। किशोर, गांव के सबसे बड़े जमींदार देव सिंह ठाकुर का दाहिना हाथ। माधव बुदबुदाया, इतनी रात और इस रास्ते से? ये तो शमशान कुएं की तरफ जाता है। किशोर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जगन बोला, ये आदमी कभी साफ काम नहीं करता, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन दोनों चुपचाप वापस लौट आए। अगली सुबह सूरज निकला। लेकिन गांव में उजाला नहीं आया। हर तरफ फुसफुसाहट थी। माधव की पत्नी कमला रोती हुई आई। उठो, अनहोनी हो गई है। सरिता, वो मार दी गए। कल रात को किसी ने सरिता को मार दिया। पीपल के नीचे उसकी लाश मिली है। माधव के दिमाग में रात की लालटेन घूम गई। माधव और जगन दोनों जानते थे, ये कोई हादसा नहीं। शाम को चाय की दुकान पर किशोर बैठा था।
माधव बोला। बेचारी सरिता अकेली थी, ठीक नहीं हुआ उसके साथ। और उसके नाम की जमीन, अब उसका क्या होगा? बस इतना सुनते ही किशोर का दिल कांप गया। जगन ने आखिरी वार किया। जमीन के लिए लोग खून भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि सरिता की मौत के पीछे भी यही कारण है। किशोर बिना कुछ बोले उठकर भाग गया। किशोर तेज तेज कदमों से विक्रम जमींदार की विशाल हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। बस एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी डरावनी परछाइयां बना रही थीं। ठाकुर साहब, मैं अभी चाय की दुकान से आ रहा हूँ। वहाँ आज कुछ ज्यादा ही फुसफुसाहट थी। किस बात की फुसफुसाहट? लोग कह रहे हैं कि सरिता का मामला सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, जमीन को लेकर कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे डर है कहीं कोई सच्चाई तक न पहुंच जाए। हिम्मत किसकी हुई मेरी बातों पर चर्चा करने की? ठाकुर साहब, माधव और जगन और मुझे शक है कि शायद कल रात उन्होंने हमें देख लिया था। देख लिया था? कैसे? वो दोनों अक्सर रात खेतों में ही रुकते हैं। अगर उस वक्त वहां थे तो सब कुछ देख सकते थे। अचानक विक्रम सीधा बैठ जाता है। लालटेन की लौ हिलती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ उभर आती हैं। अगर उन्होंने देख लिया है तो मामला सच में हाथ से निकल सकता है। तुम एक काम करो, सरिता की मौत से जुड़े सभी सुरागों को मिटा दो। आज रात ही ये काम हो जाना चाहिए। हवेली में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। उस रात किशोर हवेली से निकल चुका था। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे चांद को भी सब कुछ देखने की इजाजत न हो। हवेली से खेतों की तरफ जाती कच्ची पगडंडी पर उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। बस एक काम और, फिर इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाऊंगा। तभी टक, पीछे किसी टहनी के टूटने की आवाज आई। किशोर वहीं रुक गया। उसका गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा का एक ठंडा झोंका जो उसकी गर्दन से होते हुए सीधा रीढ़ में उतर गया। फिर धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। बाल खुले हुए, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। किशोर के मुंह से बस एक नाम निकला, सरिता। आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई। हाँ किशोर, वही सरिता जिसे तुमने पीपल के नीचे जमीन के लिए मार डाला था। किशोर घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दे। मैंने जो किया वो देव सिंह के कहने पर किया। सरिता की आंखों से काला धुआं सा निकलने लगा। जब मैं जिंदगी की भीख मांग रही थी तब तुमने भी यही कहा था, जो होना था हो गया। हवा अचानक तेज हो गई। एक चीख गूंजी और अगली सुबह कुएं के पास किशोर की लाश मिली। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसा रहे थे, ये इंसान का काम नहीं है। सरिता की आत्मा भटक रही है, उसने ही इसे मारा है। शाम को माधव और जगन पीपल के नीचे बैठे थे। दोनों के बीच पहली बार डर खुलकर सांस ले रहा था। तभी हवा में किसी ने नाम लिया, काका। दोनों सिहर गए। धुंध के बीच सरिता की आत्मा खड़ी थी। अब उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द।
किशोर को सजा मिल गई, लेकिन असली गुनहगार अभी जिंदा है। माधव ने कांपते हुए पूछा। देव सिंह? सरिता ने सिर हिलाया। जब तक वो जिंदा रहेगा, इस गांव की कोई बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। जगन की आवाज टूट गई। बेटी, हम साधारण किसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? सरिता की आवाज गूंज उठी। अगर आज भी चुप रहे तो अगली लाश गांव की किसी और घर की बेटी की होगी। आधी रात बीत चुकी थी। देव सिंह की हवेली के बाहर माधव और जगन खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देव सिंह, बाहर आ, छुप मत। अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। जल्दी से बाहर निकलो देव सिंह। दरवाजा खुला। देव सिंह गुस्से में चिल्लाया। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? सोने भी नहीं देते शांति से। लेकिन तभी हवा एकदम रुक गई। दिए की लौ सीधी खड़ी हो गई और सरिता देव सिंह के सामने प्रकट हुई। देव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मुमकिन नहीं। तुम तो मर चुकी थी सरिता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? सरिता की आवाज आसमान तक गूंज गई। जब तुमने मेरी जमीन छीनी, तब भी मैंने यही कहा था, ये मुमकिन नहीं। देव सिंह हाथ जोड़ने लगा। मुझे छोड़ दे, मैं सब वापस कर दूंगा। अब देर हो चुकी है। सरिता की आत्मा हवा की तरह उसके अंदर समा गई। देव सिंह तड़पने लगा। एक आखिरी चीख। और फिर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे धुंध छटने लगी। सरिता की आत्मा अब रोशनी में बदल रही थी। उसने माधव और जगन को देखा। आज अगर आप डर जाते तो ये गांव हमेशा अंधेरे में रहता। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, हमें माफ करना, हम देर से जागे। काश हम तुम्हें बचा पाते। सरिता हल्के से मुस्कुराई। देर से सही, लेकिन आप जागे तो, वरना इसी चुप्पी की वजह से देव सिंह और किशोर जैसे लोगों को बढ़ावा मिलता है और वो अपने फायदे के लिए किसी को मारने से नहीं चूकते हैं। रोशनी आकाश में घुल गई। गांव में पहली बार सुकून की हवा चली और माधव जगन समझ चुके थे, अंधेरा भूतों से नहीं, चुप रहने वाले इंसानों से पैदा होता है।